बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी हैं चार स्टोरी। इस वजह बहुत ही हार्ड टेस्ट, बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। इस वजह से कुछ स्टोरीज़ को एक ही वीडियो में इकट्ठा करना पड़ता है। अच्छा, पहली स्टोरी ये है कि गुल बुखारी साहबा, जिनका अपना एक अस्करी बैकग्राउंड भी है, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जी असद तूर साहब पे हमला ISI ने नहीं किया बल्कि किसने किया। इस पे बात करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प वैसे डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये है जनाब कि हामिद मीर साहब के बारे में जियो ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। तीसरी स्टोरी ये कि कश्मीर के इलेक्शन से PTI क्यों भागना चाहती है, ये भी बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। और फिर जनाब चौथी स्टोरी ये कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, माजूल जस्टिस एक तरह से जो उनको फारिग किया गया, क्या उनका मुकदमा चल रहा है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वो बहाल हो पाएंगे, इस पे बात करनी है। आ जाएं जनाब जल्दी से। पहले कि असद तूर साहब पे तशद्दुद हुआ, उनके घर में घुस के मारा गया, फिर उसके बाद हामिद मीर साहब का वो स्टेटमेंट, और बहुत ही तेज़ी से फिर वो कैपिटल टॉक बंद हो गया। और इस हवाले से अब गुल बुखारी साहबा, जिनका अपना भी, वो ख़ुद भी अगवा हुई थी, आपको पता है, अब आजकल वो मुल्क से बाहर होती हैं, वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, तो उन पे उन्होंने जो है ना उन्होंने वीलॉग किया और उन्होंने बताया कि जी असद तूर साहब पे जो हमला है वो ISI ने नहीं किया। खैर, ये बड़ा आसान होता है कि आप कह दें कि जी फ़लाँ ने किया है, और वो उसी तरीके वो बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी हैं, नो डाउट, एजेंसी की बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिटिक हैं, इसी वजह से वो उनको बाहर जाना पड़ा। तो बहरहाल, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प। अच्छा, इसमें ना इस बात में मुझे कुछ वज़न नज़र आता है, उसकी वजह है, मैं बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि वो हमला सहाफ़ी इमरान रियाज़ ने करवाया है, और उन्होंने करवाया तो MI के यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक कर्नल हैं, उन्होंने कर्नल साहब का नाम नहीं बताया, वो उनके दोस्त हैं, और उन्होंने को 2 बंदे भेजे। तो एक इमरान रियाज़ का अपना पर्सनल बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड था उनमें से, और 2 जो है ना उन्होंने को बंदे भेजे कर्नल साहब ने। वो कर्नल साहब ने भी अब नहीं पता कि वो कोई फोर्सेस के बंदे थे या उनके ज़ाती मुलाजिम थे या जो भी था, ठीक है ना, उन्होंने ये कहा है कि ये। अच्छा, इसमें मुझे ये तो नहीं मालूम कि उन्होंने मालूमात की बुनियाद पे, क्योंकि मैं मालूमात की बुनियाद पे इस वजह से कह रहा हूँ कि गुल बुखारी साहब का अपना एक अस्करी बैकग्राउंड भी है, तो बहुत सारी अंदर की उनके पास मालूमात होती हैं। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने मालूमात की बुनियाद पे कहा, लेकिन मैं एक असेसमेंट की बुनियाद पे, और मैं उनके स्टेटमेंट इस वजह से कि नो डाउट कि असद तूर साहब जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिक, वो असद तूर साहब सिर्फ और सिर्फ कोई एजेंसीज पे या सिर्फ गवर्नमेंट पे या सिर्फ रियासती इदारों पर नहीं, बल्कि बाकी भी सहाफ़ियों पर भी, और जहाँ पर भी उनको लगता है कि ये फ़लाँ बंदा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर वो तनकीद करते हैं। तो इसी तरह से सहाफ़ी इमरान रियाज़ साहब को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में, अपने मुतअद्दिद वीलॉग्स में, ठीक है। अच्छा, तो वो उनको एक ख़ास नाम से भी पुकारते हैं, गालिबन गीला तीतर या इस तरह से उनको पुकारते हैं, तो उन्होंने वो किया। और उसके बाद जो है ना, तो ये इसमें शक की बुनियाद पे तो बहुत कुछ हो सकता है, यानी बंदा कह सकता है कि जी बात में वज़न भी है। लेकिन अब एक और बात बहुत, यानी कि यूँ समझ लें कि ये आसान हो गई है। उन्होंने जब कहा कि उनका एक ज़ाती बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड भी था, अब वो CCTV कैमराज में वो बंदे आ गए हैं, और वो जनाब उनको अब पकड़ना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर वो उनका बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड था तो उनको पकड़ के उनको गिरफ्तार करके बड़े आसानी से उनको जो है ना, और असद तूर साहब खुद भी कह रहे हैं कि अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उनको तब भी पहचान लूँगा उन बंदों को। तो ये एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट और बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। यानी ये कह देना ना इस तरीके से, वो तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, वो तो बाहर बैठी है, तो वैसे क्रिटिक हैं, और वो तो वैसे ही जो है ना वो अगवा भी हो चुकी इधर भी, और उस तरीके से वो वैसे ही कह देती कि जना फ़लाँ ने, गो के FIR में भी जब लिखा हुआ था कि जी उन्होंने हमें कहा कि हम फ़लाँ से हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए तो बड़ी आसान बात थी। तो ये चीज़ आई थिंक मेरा अपनी असेसमेंट है कि उन्होंने कोई बुनियाद, मालूमात की बुनियाद पे ये बात कही है। और ये तो फिर अब आसान हो गया है ना कि अगर वो कह रही हैं कि उनका बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड भी एक उनमें से है, उनको पकड़ें और बाकी पता चल जाएगा कि कौन से कर्नल साहब। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये बहुत कोई बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, ये फिर नीचे पैमाने पे हुआ, और फिर ये जो है ना निचली सतह पे हुआ, और निचली सतह इसका अब मसला ये है ना कि निचली सतह पे भी बहुत सारी इस तरह की अजीबो गरीब किस्म की, मैं कहूँगा माज़रत के साथ, मुबैना तौर पर बदमाशियाँ होती हैं।
तो वो ये भी इस चीज़ का भी एक तदारुक होना चाहिए, और जिससे इदारे भी बदनाम होते हैं और जिससे बहुत सारे मतलब कुछ अनासर इस तरह के हरकत करते हैं और करतूतें करते हैं और फिर उसके बाद इदारा पूरा बदनाम होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब इदारे को चाहिए कि खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए और वो खुद जो है ना इन बंदों को गिरफ्तार करे, तब मज़ा है। और इसी वजह से हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि मैं तो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ अगर असतूर के जिन्होंने हमला किया है और जिन्होंने तशद्दुद किया है उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए और उनको गिरफ्तार करके कानून और आइन के दायरे में और कटहरे में लाया जाए। ये तो बड़ी डिमांड, बहुत ही लेजिटिमेट डिमांड है। आ जाए जनाब दूसरी स्टोरी पे कि जियो ने भी हामिद मीर साहब के बारे में अपना एक मौक़िफ़ दे दिया है और उनका बाकायदा मौक़िफ़ जो है ना जंग में भी छपा है और जियो की वेबसाइट पे भी वगैरह सब जगह पे, बाकी भी जगहों पे उसके तवस्सुत से उन्होंने कहा है कि, और वही बात आप मेरी वीडियो निकाल के देख लें कि जो पहली वीडियो मैंने इस पर की थी असतूर साहब पे तशद्दुद के फ़ौरन बाद और हामिद मीर साहब के स्टेटमेंट के बाद, तो मैंने जो पहली वीडियो मैंने यही कहा था कि भाई ये कैसे मुमकिन है। वही बात जियो ने कही है कि हम अपने एडिटोरियल बोर्ड के सामने भी रख रहे हैं, ये बात रखी है, और वकला के पैनल के सामने भी रख रहे हैं, यही बात रखी है कि जनाब कि ये एक ऐसी बात कि जो हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने नहीं देखी, जो तकरीर या तहरीर हमारे दायरा अख्तियार में या हमारे दायरा कार में नहीं आती। अब हामिद मीर साहब नो डाउट जियो के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो जियो के मुलाजिम हैं, जियो के एंकर हैं, वो कैपिटल टॉक करते हैं, अपना एक प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी ज़ाती पहचान है, एक इनफरादी पहचान है, उनकी एक निजी ज़िंदगी भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हामिद मीर साहब कहीं पर भी किसी कोने में खड़े होकर कोई बात करते हैं तो उन्हें निजी ज़िंदगी में कोई बात करने की आज़ादी नहीं है, कोई इजहार राय की आज़ादी नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका, वो कैसे हो सकता है कि अगर वो किसी इदारे के साथ है और वो जनाब उस इदारे को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जंग का फोरम इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जियो का फोरम इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने वो जंग और जियो का फोरम ही इस्तेमाल, वो प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद उन्होंने निजी ज़िंदगी में एक एहतजाज में, एक प्रोटेस्ट में शिरकत की जहां पर सहाफ़ी बहुत सारे मौजूद थे और प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एहतजाज किया, उसमें अगर उन्होंने कोई बात की है तो उसका इदारा कैसे जिम्मेदार हो सकता है, उसका इदारे पर कैसे दबाव, वो यही बात उन्होंने कहा। साथ ये भी कहा कि आपको मालूम है कि जियो ने करप्शन के झूठे इल्ज़ामात, गद्दारी के झूठे इल्ज़ामात, मज़हब के झूठे इल्ज़ामात और मज़हब कार्ड के इस्तेमाल के बाद बहुत भुगता है और तकरीबन 10 अरब का नुकसान उठाया, ये तो सबको पता है। उनकी वैनें जला दी जाती थी जनाब, जंग और न्यूज़ की भरी हुई वैनें जनाब जा रही होती थी और अखबारात से और जला दी जाती थी, गुंडे हमला करते थे, अब पता नहीं वो कौन से गुंडे थे। तो अभी इस तरीके से जो है ना उनके वो जियो में जो धरना हो रहा था पीटीआई का, आते जाते जनाब उनको वट्टे मारते जाओ, यही हामिद मीर साहब प्रोग्राम कर रहे थे। हमें याद है उन्होंने लाइव प्रोग्राम में इस तरीके से झुक के वो पत्थर बचाया था कि जो पत्थर पीछे से जो है ना शीशे को चीरता हुआ आया और उनके आगे जो है ना वो गिरा। तो अब मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ कि इस हवाले से ये बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है कि ये अब किस तरह से वो इदारा अपने हर एम्प्लॉय के या अपने उनके साथ जो भी रिलेटेड हैं उनके साथ वो जनाब इस तरीके से जो है ना उनके हर अमल का, हर फेल का जो उस प्लेटफॉर्म से हुआ ही ना हो उसका जिम्मेदार है। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, बगलें बजा रहे हैं, जनाब वो इदारे ने खुद फैसला किया। इदारा एक हामिद मीर साहब जैसे एक दबंग किस्म के, एक इस तरह के सहाफ़ी जिनकी रेटिंग भी जो मैंने कहा कि टॉप रेटेड प्रोग्राम हो उस लाट का, उसको इदारा क्यों फारिग करेगा, किस लिए फारिग करेगा? यहाँ तो रेटिंग सारी जंगी रेटिंग की है, यहाँ तो सारा कुछ सूरत हाल इसी चीज़ की है। तो बात ये है कि ये बहुत सारे जो बगलें बजा रहे हैं कि जनाब उनको तो किसी ने नहीं कहा, जी बिल्कुल सारे मासूम बन गए, कहा किसी ने भी नहीं है, लेकिन वो खुद फैसला कर लिया है जी अवार ने कि हमने हामिद मीर साहब को फारिग करना है। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसी, अब मैं क्या कहूँ ऐसी मासूमियत पे, और मैं कुर्बान जाऊं जनाब इस तरीके से कि बहुत सारे लोग जो है ना मतलब ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे मालशी और पालशी है, उनको मैंने मालशी और पालशी का इस वजह से खिताब दिया कि जनाब वो उनकी मालिश और पालिश ख़त्म नहीं होती, तो वो इसी तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब कि जो है ना वो तो इदारा तो जो है ना उसने इदारे ने अपना यानी कि कोई इंडिपेंडेंट फैसला लिया है। कितने फैसले इंडिपेंडेंट होते हैं मीडिया में वो हमें भी पता है, वो हर किसी को पता है। ये जो मुनाफकत है ना कि ये, और जब ट्वीट करते हैं ऐसे मुबैना तौर पे मुनाफिक लोग, ये कुछ और ज़बान बोलते हैं, जब वो वीलॉग करते हैं कुछ और ज़बान बोलते हैं, जब निजी ज़िंदगी में बैठते हैं ना,
जब निजी महफिल में बैठते हैं फिर कुछ और बोलते हैं, इसी का नाम मुनाफिकत है। आज जनाब कश्मीर पर, तो कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं, ग़ालिबन अभी जो चूँकि उनका वो जो है ना जुलाई में होंगे इंतखाबात, या इसी तरीके से उनका जुलाई में मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो इस तरीके से उसकी असम्बली की तो वो इंतखाबात हो रहे हैं। बड़ा एक दिलचस्प सी डेवलपमेंट हुई है। और मैं अगेन कहूँगा कि मैं कुर्बान जाऊँ NCOC, ये तो आप कोरोना के बारे में देखो भाई, NCOC ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर AJK के इलेक्शन कमीशन को कि जनाब कि आप जो है ना कोरोना के तनाजुर में 2 महीने के लिए इंतखाबात मुलतवी कर दें। अब वो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी तमाम जमातों ने उनकी जो है ना इसकी गत बना दी। उन्होंने कहा कि आप होते कौन हो इस तरीके की सियासत करने वाले। भाई NCOC ने अगर कोई अच्छे इक़दाम किए भी, अब कोरोना पे तवज्जो दो भाई, अब उसके पे तवज्जो दो, आप कोई इस तरह के फैसले करो, आप कोई इस हवाले से, बाकी आप इस तरह के फैसले करें, आप इस तरह की हुकूमत को ख़त लिखें कि जी दवाइयों को मुफ्त करें, हॉस्पिटल्स में एक टैबलेट को मुफ्त नहीं दे रहा, आप ऐसे फैसले करवाएं। आप आ गए सियासत में कूदने के लिए सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की है, वहाँ पर जनाब ज़राए ये बता रहे हैं कि PTI 45 सीटें टोटल हैं जिन पे इलेक्ट होने हैं लोग, और PTI को तकरीबन को 11-12 हलकों में तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। बाकियों की क्या हालत होगी आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ वहाँ पर नून लीग कह रही है कि इंतखाबात होने चाहिए, वहाँ पर पीपल्स पार्टी कह रही है कि इंतखाबात होने चाहिए, और जनाब NCOC जनाब किसी का उसी तरह से आलाकार बन के मुबैना तौर पे, और वो जनाब ख़त लिख रही है कि जी इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए। कोरोना कराची के इलेक्शन कोरोना में नहीं हुए, बाकी ये पंजाब के इलेक्शन कोरोना के तनाज़ुर में नहीं हुए, क्या किस तरह के कोरोना का वहाँ पे वो हो रहा था। अब वही वो किसी तरीके से वो गिलगित बल्तिस्तान वाली GB वाली गेम खेली जा रही है, और बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमा भी यही कह रहे हैं। अच्छा, फिर जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं वो कहते हैं किसी भी हवा, अब इसी तरह से जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने यही कहा है कि जब ये ज़ल्ज़ला आया था उस वक़्त भी 50% लोगों के पास तो अपने घर नहीं थे, तब भी जो है ना इलेक्शन नहीं रुका था, तब भी इलेक्शन हुआ था। तो वो इलेक्शन कानूनी और आइनी तौर पे आइन में ये है कि अगर कोई बहुत ही बड़ी आफत आ जाए, कोई जल्जला आ जाए या जंग हो, ठीक हो गया ना, तो तब वो मुलतवी हो सकते हैं। लेकिन वो मुलतवी जब होंगे ना, अब कानूनी और आइनी माहिरीन कह रहे हैं, बहुत ही मज़े की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो मुलतवी हुए, बल्कि एक तो गालिबन मैं पढ़ रहा था कहीं कि उनके जो एक्स चीफ जस्टिस साहब थे आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसी को सूरत हाल है तो फिर उसमें यह होता है कि अगर कोई ऐसी आफत में या ऐसा जल्जला आ या कोई और कुदरती आफत आ जाए या कोई जंग हो या कहीं पर मुलतवी करने पड़े, तो फिर वो एक तरमीम करनी पड़ती है आइन में, और तरमीम करके उनको आगे जो है ना टाइम दिया जाता है। लेकिन उसमें मज़े की बात यह है कि यही मौजूदा असम्बली का टाइम बढ़ा दिया जाता है, और मौजूदा असम्बली है, असम्बली वो वहाँ पर हुकूमत है नून लीग की। अगर ये टाइम, अच्छा उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की वो दी है, एक ओपिनियन और अपनी एक राय, एडवाइस, ज़ाहिर कानूनी और आइनी राय है। वो कहते हैं कि अगर बढ़ा दी जाए तो फिर ये उतने तक बढ़ा दी जाए जब तक पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस नहीं होते, फिर वो इलेक्शंस भी इनके साथ इकट्ठे हो जाएं ताकि किसी किस्म के वफाकी हुकूमत का असर रसूख वहाँ पे कश्मीर में भी वो ख़त्म हो जाए इंडिपेंडेंटली। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ओपिनियन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है। तो जनाब ये बात वही है कि PTI यहाँ मार खा चुकी सारे ज़िमनी इलेक्शन में, जो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ जो दिखाया खबा और मारा सजा, वो लोगों ने, वो बहुत सारे मतलब आपको पता है बहुत सारी ताकतों ने वो PDM में भी उनको कह रहे थे कि जी आपको सजा दिखा के खबा मार दिया। तो बात ये है कि इस तरीके से पीपल्स पार्टी भी अब कह रही है कि नहीं वो इंतखाबात होने चाहिए, और नून लीग भी कह रही है कि होने चाहिए, और NCOC होता कौन है इस किस्म के ख़त लिखने वाले और इस किस्म की सियासत में कूदने वाले, इस वजह से है कि उनके मुताबिक, और बहुत सारे न्यूट्रल ज़राए भी ये कह रहे हैं कि NCOC अपने आप को मुबैना तौर पे PTI का एक आलाकार तस्वुर करके अपना आलाकार साबित कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ख़त लिखा। खैर अभी तक वो ख़त वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन उनका कि हमें मौसूल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी सही तो आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है इंतखाबात को मुलतवी करने की। अब आ जाएँ जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के मामले पर, बस इस पर इतनी सी बात करनी है। वो कल बता रहे थे कि जैसे ही उनकी समात लगी हुई है, अच्छा उनकी समात है, बड़ा एक सितम ज़रीफ़ी कह लें मुबैना तौर पर, बादियों नज़र में इस तरह से नज़र आता है कि जनाब वो जो अपना केसेस हैं
लाखों केसेस पेंडिंग हैं, लाखों केसेस, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी, लोअर कोर्ट्स में भी। और इस तरीके से आप ये देखें कि बहुत ही अहम मुकदमा था, उन्होंने जून के एंड में गालिबन 30 जून को रिटायर हो जाना है, इसी वजह से अब उनकी समाअत के लिए तो लगी। हामिद खान साहब उनके वकील हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब, और कल बता रहे थे कि जैसे ही वही स्टेटमेंट जो रावलपिंडी बार के सामने उन्होंने तकरीर की थी, कहते हैं कि वो तकरीर जब हामिद खान साहब ने पढ़ना शुरू की, बस ऐसे पढ़ना शुरू की ही थी कि जनाब कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो अब जनाब वो तो खैर उस तकरीर को अपना नवाज शरीफ साहब ने अपने मुतादिद ट्वीट्स में भी टैग करके लगाया है। वो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि वो किस जस्टिस सिद्दीकी साहब ने क्या कहा कि मेरे पास कौन कौन आया था और किस तरीके से कि इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को मरियम नवाज साहबा को अंदर रखें कम अज़ कम। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी अदरवाइज़ हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पता नहीं वो कौन सी मेहनत थी और कैसी वो मेहनत सामने आ रही है जनाब। वो मेहनत बहुत रंग लाई है मेहनत। वो उस मेहनत की वजह से तो मटन जो है ना 1600 रुपए किलो हो गया है, उसी मेहनत की वजह से तो आटा 90 रुपए पे मिल रहा है, उसी मेहनत की वजह से तो चीनी के लिए कतारें लगी हुई हैं, फिर भी कभी 105 तो कभी 110 तो कभी 120। उसी मेहनत की वजह से तो 2000 वाला बिल कहीं 12,000 आ रहा है। उसी मेहनत की वजह से तो मैं आपको बता दूं दालें सब्जियां सब कुछ, डॉलर पेट्रोल सब कुछ बहुत ऊपर चला गया है। सिर्फ नीचे गए हैं तो पाकिस्तान के अवाम गए हैं। उस मेहनत ने बड़ा रंग लाया है, ठीक है ना। उस मेहनत ने इस तरह से वो रंग ले आई है वो मेहनत कि अल्लाह माफ़ करे कि इस किस्म की मेहनत कभी ना हो पाकिस्तान में। तो बस ये सूरत हाल है कि आप देखते हैं कि जस्टिस सिद्दीकी साहब बहाल होते हैं या नहीं होते। रिकॉर्ड तो मुझे खदशात तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि वो मैटर सब जुडिस है उस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। तो बहरहाल वो आप देखें कि वो उसमें होता क्या है। पहले भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस में भी क्या हो रहा है जनाब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया, नज़र सानी अपील भी उनके हक़ में फ़ैसला आ गया। अब दोबारा फिर उनकी जान नहीं छोड़ी जा रही और दोबारा तो फिर आपको पता है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब को फिर कौन बर्दाश्त करता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये 30 जून तक को फ़ैसला हो पाता है या वो फ़ैसला नहीं होता, और फिर उसके बाद हुकूमत कहे कि जनाब अब तो वो रिटायर हो गए हैं तो ये गैर मौसर हो गई है। तो अब देखते हैं होता क्या है। बुध को जो है ना उनकी अपील, उनकी समाअत दोबारा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।